हेलो दोस्तों, मैथ मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स से जो कौन कौन से चैप्टर हैं वो किस किस यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम देखेंगे प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत जो फर्स्ट यूनिट है, जो अवकल समीकरण की जो बुक है हमारी, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो पहला चैप्टर है वो एक यूनिट को कवर करता है। तो इसमें देखेंगे हम कि अवकल समीकरण की डेफिनेशन। आज हम देखेंगे कि अवकल समीकरण क्या होती है, अवकल समीकरण कितने प्रकार की होती है, और अवकल समीकरण की कोटि और अवकल समीकरण की घात के बारे में जानेंगे। और इसके आगे हम देखेंगे कि अवकल समीकरण का हल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम देखते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में देखेंगे हम कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं। पहले तो देखेंगे अवकल समीकरण की परिभाषा। दोस्तों, अवकल समीकरण क्या होता है? अवकल समीकरण की एक तो अवकल समीकरण के अंतर्गत होता है आश्रित चर और एक होता है स्वतंत्र चर। तो अवकल समीकरण का अर्थ होता है कि अवकल जो गुणांक होता है, यानी कि आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक विद्यमान हो, उसे बोलते हैं अवकल समीकरण। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे लिख दी है अवकल समीकरण की परिभाषा। अवकल समीकरण का अर्थ होता है वह अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर और आश्रित चर तथा आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक, स्वतंत्र चर का जो आश्रित चर है उसका स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक विद्यमान हो, वह अवकल समीकरण कहलाती है। अब दोस्तों, स्वतंत्र चर और आश्रित चर क्या होते हैं? देखो, कोई फंक्शन होता है, जैसे मैं बोलूं कि y बराबर f(x), तो इसके अंदर जो x है वो तो है स्वतंत्र चर, वो तो क्या है? स्वतंत्र चर। और जो y है उसे हम बोल सकते हैं आश्रित चर, यानी कि इसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसे बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। अब दोस्तों, जो अवकल समीकरण होती है उसमें जो अवकल गुणांक, एक शब्द आया है अवकल गुणांक। अवकल गुणांक क्या होता है दोस्तों? इस अवकल गुणांक जो आश्रित चर होता है उसका अवकल गुणांक, यानी कि जो स्वतंत्र चर है उसके सापेक्ष स्वतंत्र चर का, यानी कि आश्रित चर और स्वतंत्र चर। देखो, स्वतंत्र चर के सापेक्ष, यानी कि हम बोलते हैं कि dy/dx होता है। इसे क्या बोलेंगे कि y का x के सापेक्ष अवकलन, तो इसे बोलते हैं अवकल गुणांक। इसे क्या बोलते हैं? अवकल गुणांक। देखो दोस्तों, y का x के सापेक्ष अवकलन उसे बोलते हैं अवकल गुणांक। अब देखते हैं कि अवकल समीकरण के एग्जाम्पल। अब मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ। ये लो दोस्तों, ये है अवकल समीकरण के एग्जाम्पल। इसमें क्या दे रखा है कि y का x के सापेक्ष अवकलन, और यहाँ पे x है वो तो है स्वतंत्र चर और y है वो है परतंत्र चर या आश्रित चर। तो इस प्रकार ये अवकल समीकरण है। इसके अंदर ये देख लो, y का x के सापेक्ष से 2 बार अवकलन किया गया है। तो इसके अंदर जो y है वो तो है आश्रित चर और जो x है वो है स्वतंत्र चर, यानी कि स्वतंत्र चर का जो y का है वो x के सापेक्ष, यानी कि आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन
क्या कहलाता है? अवकल समीकरण। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं कि अवकल समीकरण के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अवकल समीकरण के प्रकार। अवकल समीकरण के प्रकार। अब अवकल समीकरण होता है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला तो होता है साधारण अवकल समीकरण। पहला तो होता है साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण। और दूसरा जो होता है वो होता है आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण। दोस्तों साधारण अवकल समीकरण तो सेम यही होता है जिसके अंदर एक वेरिएबल होता है, यानी एक ही चर होता है। जैसे y बराबर एफ एक्स है तो इसके अंदर एक x वो क्या है? स्वतंत्र चर, यानी कि स्वतंत्र चर तो एक ही विद्यमान है और आश्रित चर भी एक ही है। लेकिन आंशिक अवकल समीकरण के क्या होता है कि आश्रित चर के जो स्वतंत्र चर होता है वो एक से अधिक विद्यमान होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि इसके अंदर तो y बराबर एफ एक्स है और इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो y बराबर, जैसे हम मान सकते हैं एक्स जेड, कुछ भी मान सकते हैं, जेड बराबर एक्स वाई मान सकते हैं। तो इसके अंदर दो से अधिक स्वतंत्र चर उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ साधारण अवकल समीकरण की। जैसे पहला है साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण। इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों हम देख रहे थे साधारण अवकल समीकरण। तो साधारण अवकल समीकरण के अंतर्गत क्या होता है कि जो अवकल समीकरण होती है जिसमें एक तो स्वतंत्र चर होता है और एक ही आश्रित चर होता है। और इसमें क्या होता है कि आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक विद्यमान हो तो साधारण अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे y का x के सापेक्ष अवकलन और इसके अंदर अवकल गुणांक भी विद्यमान है, तो ये क्या हो गई? साधारण अवकल समीकरण। अब इसका एग्जाम्पल आपको नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको कि ये लो, ये है अवकल गुणांक y का x के सापेक्ष, यानी कि जो आश्रित चर है, आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन, उसे बोलते हैं अवकल गुणांक। और अवकल समीकरण में स्वतंत्र चर और आश्रित चर हैं, स्वतंत्र चर भी है और आश्रित चर भी है, यानी कि जो फंक्शन है वो y बराबर एफ एक्स टाइप का है। इसमें ये तो कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स और इसका अवकल समीकरण है वो इस प्रकार का होगा। अब देखते हैं दोस्तों हम आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण में आंशिक अवकल समीकरण में क्या होता है कि जो आश्रित चर होता है और जो स्वतंत्र चर होता है तो इसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इसमें तो स्वतंत्र चर एक ही है, ये तो क्या है? साधारण अवकल समीकरण है। और आंशिक अवकल समीकरण में आश्रित जो स्वतंत्र चर होता है, जो स्वतंत्र चर होता है वो क्या है? एक से अधिक होता है, वो एक से अधिक होता है। अर्थात y बराबर नहीं लेंगे हम लेंगे z बराबर एफ एक्स वाई। तो इसमें जो स्वतंत्र चर है, जो स्वतंत्र चर है वो दो हैं, वो दो से अधिक भी हो सकते हैं। और जो आश्रित चर है वो क्या है? एक है। तो दोस्तों स्वतंत्र चर और आश्रित चर, इसमें क्या होता है कि जो स्वतंत्र चर होता है वो दो से अधिक हो सकते हैं और जो आश्रित चर है, आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन आंशिक अवकलन कहलाता है। आंशिक अवकलन दोस्तों आप जानते होंगे कि आंशिक अवकलन के अंतर्गत डेल का यूज़ किया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया है कि x डेल x अपॉन डेल y प्लस y डेल z अपॉन डेल y बराबर एन जेड, ये कोई आंशिक अवकल समीकरण है। इसके अंदर देखो दोस्तों
जो आश्रित चर है वो तो एक ही है, लेकिन जो स्वतंत्र चर हैं वो दो हैं। यानी कि आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष से आंशिक अवकलन समीकरण। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हम पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि जो प्रश्नावली है उसका थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट होता है वो देख लेते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चंस पर आएंगे और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि जो अवकल समीकरण होती है उसकी कोटि क्या होती है और घात क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अवकल समीकरण की जो कोटि होती है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके बारे में चलो दोस्तों देखते हैं। ओह सॉरी, गलत लिख गया। अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों अवकल समीकरण की जो कोटि होती है वो होती है हमारी किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की कोटि को उस अवकल समीकरण की कोटि कहा जाता है। यानी उसमें मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। किसी अवकल समीकरण है किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की कोटि को उस अवकल समीकरण की कोटि कहा जाता है। अब दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। अवकल समीकरण की कोटि का अर्थ होता है कि मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, उसके अंदर मैक्सिमम डेरिवेटिव यानी मैक्सिमम अवकलन कितनी बार हो रहा है। तो आप दोस्तों बताना, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि d3y अपॉन dx3 प्लस 3x dy अपॉन dx प्लस y बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पे जो कोटि है, जो ऑर्डर है वो इस अवकल समीकरण का कितना है, इसमें देखो कि मैक्सिमम अवकलन कितनी बार हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इस समीकरण के अंतर्गत मैक्सिमम अवकलन 3 बार हो रहा है। आप देख सकते हो कि मैक्सिमम अवकलन है वो 3 बार अवकलन हो रहा है। तो इसकी जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 है। इस प्रकार दोस्तों अन्य जो जब हम एक्सरसाइज के आगे जो एग्जाम्पल और देखेंगे उसमें देखेंगे कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि अवकल समीकरण की जो घात होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। आ जाओ दोस्तों, अब देखते हैं अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की जो घात होती है वो होती है कि जो अवकल समीकरण में मैक्सिमम अवकलज कितनी बार हुआ है उसकी जो पावर होती है उसको बोला जाता है अवकल समीकरण की घात। तो यहाँ पे पहले परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी अवकल समीकरण में किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित अधिकतम अवकलज की घात, अधिकतम अवकलज की घात को अवकल समीकरण की घात कहा जाता है।
अब दोस्तों इसके लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन भी देख लेते हैं साथ में कि जो अवकल समीकरण है उसकी जो घात निकालने से पहले वह समीकरण परिमेय व पूर्ण बीजीय होना अति आवश्यक है। और प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि सदैव परिभाषित होती है, बट उसकी घात परिभाषित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो हम एक नोट पॉइंट बना के लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो अवकल समीकरण होता है अवकल समीकरण की घात निकालने के लिए अवकल समीकरण का परिमेय व पूर्ण बीजीय होना अति आवश्यक है। अवकल समीकरण का परिमेय व पूर्ण बीजीय होना आवश्यक है, तभी हम उस अवकल समीकरण की घात निकाल पाएंगे। तो दोस्तों अवकल समीकरण की घात होती है वो क्या होती है कि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होती है वो अवकल समीकरण की घात होती है, यानी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि d3y/dx³ है ना, और यहाँ पे है +y = 0। तो दोस्तों यहाँ पर हियर ऑर्डर है वो तो है इसका 3। हमने अभी पिछले ये देखा था यहाँ पे कि मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है वो तो होता है कोटि, वो तो होती है क्या, कोटि। और उस कोटि की जो पावर है, अब इस जो ये अवकलन हो रहा है इसका 3 बार, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या होगी, 1 हो जाएगी दोस्तों, इसकी डिग्री 1 है। अब दोस्तों एक यहाँ पे नोट पॉइंट और लिखना है, हमें वो दिख नहीं रहा थोड़ा सा, ये लो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है, इसकी जो ऑर्डर है, जो कोटि है वो तो 3 है और जो घात है वो 1 है। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट और है दोस्तों, वो भी हम लिख लेते हैं कि प्रत्येक अवकल समीकरण में कोटि सदैव परिभाषित होती है, लेकिन घात है वो परिभाषित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नोट है एक, ये भी लिख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अच्छे से कमेंट करें। दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो नोट पॉइंट है वो हम देख रहे हैं, प्रत्येक अवकल समीकरण में कोटि सदैव परिभाषित होती है, कोटि हमेशा सदैव परिभाषित होती है, सदैव परिभाषित होती है। और दोस्तों साथ के साथ नोट्स बनाते चलें, जिससे कि अब एग्ज़ाम होंगे अपने, तो एग्ज़ाम होंगी तो हमें इतना तो कवर कर लेना चाहिए कि हम एग्ज़ाम में कम से कम जो पेपर है उसमें अच्छे से नंबर ला सकें। और दोस्तों यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले आपको जो साधारण अवकल समीकरण है उसकी 3 यूनिट कंप्लीट करवाई जाएंगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उन लोगों तक शेयर करें जो कि इस बार कोचिंग नहीं लिए हैं, जो कोचिंग में फ़ीस नहीं दे सकते, यानी कि जो लोग उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोचिंग ले सकें। दोस्तों इस कोरोना के लॉकडाउन के अंतर्गत लोगों की बहुत आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो उसमें आप थोड़ा सा उनकी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, ताकि वो
इस एग्ज़ाम में फेल ना हो और उनको इतना सा लाभ हो सके कि वो इस एग्ज़ाम को पास कर लें। दोस्तों, हम देख रहे थे नोट पॉइंट सेकंड, प्रत्येक अवकल समीकरण में कोटि सदैव परिभाषित होती है, बट उसकी घात परिभाषित हो भी सकती है हो और नहीं भी हो सकती। वैसे परिभाषित अपरिभाषित भी हो सकती है, यानी कि परिभाषित हो भी सकती है और अपरिभाषित भी। अब दोस्तों, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आ जाओ दोस्तों, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिए हैं। जैसे इसके अंतर्गत यदि हम बताएं तो साइन इनवर्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसके अंदर जो ऑर्डर है, जो कोटि है इसकी, वो तो एक है दोस्तों, क्योंकि नहीं, ऑर्डर तो कितना है, 2 है, क्योंकि 2 बार अवकलन हो रहा है। यहाँ पे इसका 2 बार अवकलन हो रहा है, लेकिन हम इसकी जो डिग्री है, जो घात है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब दोस्तों, क्यों नहीं कर सकते, ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसे डिफाइन क्यों नहीं कर सकते। तब तक मैं अगले वाला क्वेश्चन, जो अगले वाला एग्जाम्पल है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इसकी ऑर्डर है वो 1 है, क्योंकि इसमें 1 बार अवकलन हो रहा है। इसकी कोटि कितनी है, 1 है। और इसकी जो घात है वो बताओ दोस्तों, वो भी आप नहीं बता सकते। देखो दोस्तों, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। इसको भी डिफाइन नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित है। क्यों अपरिभाषित है दोस्तों? जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो इसी में कॉन्सेप्ट है। कैसे है? हम यहाँ पे साइन इनवर्स का प्रसार करेंगे तो उसके अंदर ये जो x के रूप में कार्य करेगा, तो x के रूप में कार्य करेगा तो साइन इनवर्स x का प्रसार करते हैं तो x की जो पावर होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो हम उसकी पावर को डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी डिग्री है उसको डिफाइन नहीं कर सकते। सेम इसी प्रकार, जैसे इसको मान लो कि e की पावर x है, उसका जो प्रसार होता है वो क्या होता है, वो होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल। इस प्रकार चलता रहता है। तो इसी प्रकार दोस्तों, इसके अंतर्गत इसको भी, इसकी जो पावर होगी, ई की पावर ये है, वो जैसे यहाँ पे हम लिखें कि एक्स ये है तो 1 पावर, फिर यहाँ पे आएगी 2 पावर। तो ये अवकल समीकरण है, इसकी कोटि तो हम 1 बता सकते हैं, लेकिन इसकी घात को हम परिभाषित नहीं कर सकते। वो आगे से आगे बढ़ती जाएगी, वो कहाँ तक बढ़ती जाएगी ये भी हम नहीं बता सकते। जैसे दोस्तों देख लो, 1 प्लस एक्स है वो क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है ना। तो ये लो, ये हो गई 1 प्लस ये 1/2 का फैक्टोरियल, ऐसे कैसे, एक्स है वो क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। चलो ये लो, इसका होल स्क्वायर। तो इस प्रकार ये तो आगे से आगे बढ़ती जाएंगे ना, तो इनको तो हम परिभाषित ही नहीं कर सकते। इसकी जो घात है उसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब दोस्तों, एक यहाँ पर एग्जाम्पल और आता है शानदार, उसके लिए एक नोट पॉइंट है लास्ट, फिर हम आगे कल देखेंगे। तो दोस्तों, इसका एक नोट पॉइंट मैं और लिख देता हूँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है, क्योंकि हमारी एक क्वेश्चन आएगा उसके अंदर वो दिक्कत करेगा फिर। तो मैं वो नोट पॉइंट लिख देता हूँ दोस्तों आपके सामने। ये लो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एक नोट पॉइंट और था हमारे पास से, तीसरा नोट पॉइंट, यदि किसी अवकल समीकरण में समाकलन एफ वाई डी एक्स या क्यू एक्स डी वाई पद उपस्थित हो तो अवकल समीकरण के द्वारा सर्वप्रथम इन्हें हटाया जाता है। अवकलन के द्वारा इन्हें पहले हटाया जाता है और फिर उस समीकरण की ऑर्डर और डिग्री ज्ञात की जाती है। दोस्तों, इस नोट पॉइंट का जो एग्जाम्पल है उसके द्वारा समझते हैं। इस नोट पॉइंट का जो एग्जाम्पल है उसके द्वारा समझ में आ जाएगा कि ये नोट पॉइंट क्या कहना चाहता है। दोस्तों, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस समाकलन वाई डॉट डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो पहले समाकलन आ रहा है, जो पहले ये समाकलन जो आ रहा है उससे हटाया जाता है। तो उसको हटाने के लिए पहले क्या करते हैं, हम अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि ये साधारण अवकल समीकरण है और साधारण अवकल समीकरण के अंतर्गत एक ही वेरिएबल होता है और आश्रित चर और स्वतंत्र चर है।
तो यहाँ पे एक बार हम इसका अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन करेंगे तो d3y/dx², dx स्क्वायर से क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस 5 d2y/dx²। और यहाँ पे अब ये समाकलन है, जो समाकलन है वो हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y.dx हो जाएगा बराबर। इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 3x²। अब दोस्तों अब हम इस समीकरण की ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं वो आप देख लो कि इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 बार हो रहा है, तो इसकी जो कोटि है वो तो कितनी है, 3 है। और इसकी घात बताएं तो जो मैक्सिमम डेरिवेटिव हो रहा है, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव हो रहा है उसकी जो घात होती है वही अवकल समीकरण की घात होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव इस समीकरण के हो रहा है तो इसकी घात तो 1 है, तो यहाँ पे इस अवकल समीकरण की घात 1 हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने जो अवकल समीकरण होता है उसकी परिभाषा, अवकल समीकरण कितने प्रकार के होते हैं उसकी परिभाषा, और अवकल समीकरण की कोटि और अवकल समीकरण की घात को देखा है। दोस्तों आप इन परिभाषाओं को नोट डाउन कर लेना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे जब भी नई वीडियो आई तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।